जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है मैकेनिज़्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम थोड़ी सी कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट जो हैं इसके अंदर वो है सुपर सैचुरेशन क्या होती है, सैचुरेशन क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कर्व के साथ साथ सुपर सॉल्युबिलिटी या सुपर सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होती है, और हम एक थ्योरी ऑफ मायर्स के बारे में इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। और उस थ्योरी के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कब स्टार्ट होती है, और जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लिएशन क्या होती है और सीडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डिस्कस जो हम करने लगे हैं इस लेक्चर के अंदर वो है कि क्रिस्टलाइजेशन के अंदर डिफरेंट साइज़ के क्रिस्टल्स आप जो है वो बना सकते हैं। तो लार्ज क्रिस्टल्स कब बनते हैं, मीडियम क्रिस्टल्स कब बनते हैं, वेरी लार्ज क्रिस्टल्स कब बनते हैं और वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स कब बनते हैं, और इनमें से कौन से क्रिस्टल्स जो है वो हमें बनाने चाहिए और कौन कौन से फैक्टर है जो कि हम चेंज करके क्रिस्टलाइजेशन अपनी मर्ज़ी के क्रिस्टल्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर कि अगर आपने क्रिस्टलाइज करना है, क्रिस्टलाइज का मतलब ये है कि सेपरेट आउट करना है सोल्यूशन के अंदर से सोल्यूट को, तो वो ज़रूरी है कि सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। और सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, आपने फॉर एग्जांपल वाटर लिया और उसको लेट से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने ऐड कर दिया सोल्यूट, और एक सर्टेन क्वांटिटी उसके अंदर ऐड हो सकती है एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा याद रखें कि वो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है डिपेंड करती है। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एट 40 डिग्री सेल्सियस कोई भी लेट से कोई भी अमाउंट जो है उसके ऊपर ऐड आपने कर ली। अब आप अगर इस टेम्परेचर के ऊपर एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी है, अगर आप टेम्परेचर इसका कम कर दें तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करने से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा वो अलहदा हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। आप ऐसा करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो कम करें। एक तरीके से आप अगर केयरफुली इसका टेम्परेचर लो करते हैं तो क्रिस्टल्स बनेंगे, मतलब क्रिस्टल्स सेपरेट होने का अमल जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपने क्या किया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसका जो टेम्परेचर है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लो किया। अब क्रिस्टल्स अभी नहीं बने, क्रिस्टल्स जो हैं वो अभी सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सो इस तरह के एक सोल्यूशन को आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन असल में क्या है कि एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विच इज़ एडेड इज़ मोर, ठीक है। तो असल में सुपर सैचुरेटेड जो है वो क्या है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर के ऊपर जितनी क्वांटिटी ऐड हो सकती है उससे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर दी। तो एक तरीका तो ये कि आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के साथ साथ जो है वो आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे बना सकते हैं कि आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दें। जब सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो सोल्यूट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि सोल्यूशन बनाने के लिए 5 स्टेप्स जो है वो मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि सोल्यूट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, सॉल्वेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सॉल्वेंट के अंदर कैविटी क्रिएट होती है, सॉल्वेंट जो है सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर मूव करता है और फिर सोल्यूट सॉल्वेंट के बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं, नए बॉन्ड्स। तो अगर आप सॉल्वेंट ही कम कर दें तो फिर नए बॉन्ड जो है वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं और सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप सॉल्वेंट को कम करते हैं बाय इवेपोरेशन, और दूसरा तरीका ये कि आप जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो फिर जो सोल्यूट है वो भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तब भी हम कह सकते हैं कि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली तरीका जो है वो आपका क्या है कि आप सबसे पहले वाटर लेते हैं या कोई भी आपका सॉल्वेंट है और उसके अंदर जो है वो ऐड करते हैं सोल्यूट, और टेम्परेचर जो है वो इसका इंक्रीज़ करते हैं, और जब तक सोल्यूट ऐड करते रहेंगे जब तक उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो सोल्युबलाइज ना हो जाए एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। तो जब वो सोल्यूट नीचे बैठना शुरू हो गया इसका मतलब है कि वो मज़ीद जो है वो सोल्युबलाइज नहीं हो रहा।
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने कूल करना होता है। कूलिंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रिस्टलाइजेशन। तो जब आप कूल करते हैं तो फिर जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है सही से फॉर्म हो जाता है। क्यों होता है फॉर्म? क्योंकि फिर कंसंट्रेशन कुछ सल्यूट की जो है वो सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा होती है, तो फिर वो जो सल्यूट है वो अलहदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब आप कूलिंग करते हैं तो सल्यूट अलहदा होता है। सल्यूट ने अलहदा हो के क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट कब होगा? वो तब होगा जब उसको कोई सरफेस मिलेगी जिसके ऊपर उसने डिपॉजिट होना है। वो सरफेस जो है वो हम आगे पढ़ते हैं, वो 3 4 5 तरीके हैं, उस तरीके से आप उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि ये यहाँ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन हो रही है कि असल में मेन स्टेप्स क्रिस्टलाइजेशन के ये होते हैं कि जब आपने पहले सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद अब आपने उसको कूल किया। जब कूल करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आके वो क्लस्टर्स बनाएंगे इस तरह के। ठीक है, 2 2 के 3 3 4 4 के मुख्तलिफ क्लस्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसने स्टार्ट होना है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन असल में मतलब क्या है कि सेंटर में एक आपका मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लस्टर्स होंगे, उनके इर्द गिर्द जो है वो पार्टिकल्स ने डिपॉजिट होना शुरू होना है। जैसे कि हमने ये देखा था लास्ट आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल्स के लेक्चर के अंदर कि सेंटर में आपका एक डिफरेंट टाइप का एक सब्सटेंस है और उसके इर्द गिर्द जो है वो पार्टिकल्स जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से न्यूक्लिएशन के अंदर भी यही प्रोसेस है कि सेंटर में एक जो है वो आपको फाउंडेशन चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, क्रिस्टल चाहिए। इन क्रिस्टल्स के इर्द गिर्द जो है वो डिपोजिशन स्टार्ट होगी और क्रिस्टल्स बनने का अमल स्टार्ट होगा। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई या न्यूक्लिएशन। ये जो सेंटर जो होता है क्रिस्टल का जिसके इर्द गिर्द डिपॉजिट हो रहा होता है उसे हम न्यूक्लियाई या न्यूक्लिएशन कहते हैं। और इस न्यूक्लिएशन को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, बाहर से कुछ क्रिस्टल्स थोड़े से ऐड करते हैं। और भी थोड़े से मेथड हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका या वन ऑफ द मोस्टली यूज मेथड्स इज सीडिंग। तो सीडिंग आप इस कर सकते हैं कि आप ऐड कर दें और ऐड करने के बाद जो है क्रिस्टल्स आप जो है थोड़ा वेट करें, इसके इर्द गिर्द जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और स्पॉन्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, सो असल जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन का, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर ये 2 स्टेप्स हो रहे हैं। पहला स्टेप हो रहा है कि जब आप कूल करते हैं तो पार्टिकल्स करीब आएंगे और करीब आने के बाद जो है उन्होंने न्यूक्लियस में कन्वर्ट, मतलब न्यूक्लियाई बनना है और फिर उसके अंदर ग्रोथ होनी है। लेकिन इससे भी पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, वो है सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन नहीं होगी तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। और सुपर सैचुरेशन में हो क्या रहा है कि मोर सल्यूट इज एडेड एंड इट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सल्यूट, जब एक्स्ट्रा सल्यूट होगा तो फिर वो अलहदा होगा और जब वो अलहदा होगा तो फिर वो करीब करीब आएगा, क्लस्टर बनेंगे, न्यूक्लियाई होगा और फिर न्यूक्लियाई की ग्रोथ होगी। लेकिन सबसे पहला जो है वो काम क्या है, सुपर सैचुरेशन होनी चाहिए। आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें और उसको हीट भी करते रहें, उसको कूल भी करते रहें, वो अलहदा नहीं होगा। वो क्यों अलहदा नहीं होगा? बिकॉज उसके पास, उस सल्यूट के पास इतना सॉल्वेंट मौजूद है कि वो उसको सोलुबलाइज कर ले। तभी अलहदा होगा कि सॉल्वेंट जो है वो इनसफिशेंट हो। मैंने वही 5 स्टेप्स जो बताए हैं आपको सोलुबलाइजेशन के, वो 5 स्टेप्स जब नहीं होंगे तब आपका क्रिस्टल जो है वो अलहदा होगा। ठीक है, सो सुपर सैचुरेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर क्रिस्टल न्यूक्लिएशन। जब आप इसको कूल डाउन करेंगे तो फिर क्रिस्टल्स के न्यूक्लियाई बनेंगे, यानी कि वो सेंटर में क्लस्टर्स और न्यूक्लियस बनना शुरू होगा और उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा और फाइनल क्रिस्टल साइज़ जो है वो आपका उससे क्रिएट होगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि न्यूक्लिएशन किस तरह होगी और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सुपर सैचुरेशन को और साइज़ को, क्रिस्टल के साइज़ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो एक दफ़ा जब सुपर सैचुरेशन ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? सुपर सैचुरेशन अगर ख़त्म हो गई तो सुपर सैचुरेशन ख़त्म कब होगी? जब एक्स्ट्रा सल्यूट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और वो अलहदा हो जाए। जब वो अलहदा हो जाएगा तो सल्यूबलाइजेशन जो है वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाएगी, हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पर आ गई।
जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा जो सल्यूट आपने ऐड किया हुआ था वो अलहदा हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, आपने सुपर सैचुरेशन करनी है। उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको कूल डाउन करेंगे तो न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि न्यूक्लियाई न्यूक्लिएशन होगी और उसके बाद उस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द पार्टिकल्स, मज़ीद पार्टिकल्स जो है वो डिपॉजिट होंगे और उसकी जो है वो क्रिस्टल ग्रोथ होगी। तो ये दो आपके मेन फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता है और बढ़ता है। न्यूक्लिएशन, जैसे अभी मैंने आपको बात बताया कि इट इज़ द बर्थ ऑफ न्यू क्रिस्टल न्यूक्लियाई। अच्छा, अगर इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं साइज़ ऑफ द न्यूक्लियाई के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक न्यूक्लियाई है और टोटल जो मेरे पास लेट से सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो हैं 20। ठीक है, तो हमारे पास लेट से एक न्यूक्लियाई है, एक सेंटर में कोई वो है सपोर्ट है और उसके इर्द गिर्द जो है वो 20 जो सल्यूट पार्टिकल्स हमारे सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये 20 पार्टिकल्स इस सेंटर के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये 20 पार्टिकल्स अगर इस सेंटर के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो एक बड़े साइज़ का क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, 20 पार्टिकल्स अगर एक के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो बड़े साइज़ का क्रिस्टल बनेगा, क्योंकि वो एक के ऊपर एक जो है ना वो अटैच होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रोथ होगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि मैं ना 5 क्रिस्टल्स कर लेता हूँ। मेरे पास जो है वो अब ये 5 न्यूक्लियाई हैं या सीड्स हैं। सीड्स यानी कि मैं बाहर से क्रिस्टल्स ऐड किए हैं और ये 5 उनके पास सर्फेसेज हैं इन 20 सल्यूट पार्टिकल्स के पास। अब बताएं मुझे आप, अब ये 20 सल्यूट पार्टिकल जो हैं 5 के ऊपर डिवाइड होंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इसके साथ अटैच होंगे, कुछ इसके ऊपर ग्रो करेंगे। तो जब हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज़ कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो क्रिस्टल का साइज़ है वो कम हो जाएगा और जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को आप कम कर देंगे तो क्रिस्टल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अगर स्मॉल साइज़ के अगर आप क्रिस्टल्स बनाना चाहते हैं तो फिर आपकी जो है न्यूक्लिएशन ज़्यादा होगी, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़े बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स बनाएं। स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स बनाना इतने फ़ायदेमंद नहीं है, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सो न्यूक्लियाई जो है वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम प्राइमरी न्यूक्लिएशन कहते हैं। ये वो न्यूक्लिएशन होती है जिसके अंदर हम बाहर से कोई मज़ीद एक्स्ट्रा सल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं। तो कई बार इस तरह भी होता है कि आप सल्यूट ऐड नहीं करते, खुद ही से न्यूक्लियस बन के और इसके ऊपर पार्टिकल जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आपको या बाहर से कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट्स क्रिस्टल्स जो है वो बाहर से ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन है न्यूक्लिएशन की। न्यूक्लिएशन इज़ अ स्टेप वेयर द सल्यूट मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट स्टार्ट टू फॉर्म क्लस्टर्स एट नैनोमीटर स्केल। तो ये बहुत स्मॉल स्केल पे, नैनोमीटर साइज़ होता है इनका, और ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका एक मसला ये है कि अगर ये सर्टेन साइज़ तक, इनका साइज़ जो है वो क्रिटिकल साइज़ होता है और अगर वो क्रिटिकल साइज़ अचीव ना हो तो क्या होगा, उससे पहले ना ये रीडिज़ॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर ये साइज़ बड़ा ना हो तो ये डिज़ॉल्व हो जाएंगे और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई होते हैं ये स्टेबल नहीं होते और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर जब ग्रोथ होती है इसकी और बार बार जब इसके ऊपर अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो मल्टीप्लाई होके और ऐड होते हैं तब ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सल्यूट के क्रिस्टल के साइज़ को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरीके से वो इकट्ठे होते हैं और अनस्टेबल होते हैं शुरू में, और अगर उनका एक सर्टेन साइज़ अचीव ना हो तो वो फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं और उनको एक साइज़ के बाद जो है वो स्टेबल होते हैं जब उनके ऊपर उनका ग्रोथ वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है कि आप टेम्परेचर को जो आप कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग कितना जल्दी कर रहे हैं। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करेंगे तब उसके ऊपर क्रिस्टल ग्रोथ के ऊपर भी असर पड़ेगा, अगर आप बहुत जल्दी कूलिंग करेंगे तब भी जो है वो इसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर आप बहुत जल्दी रैपिड कूलिंग करते हैं तो फिर क्रिस्टल का साइज़ जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि रैपिड कूलिंग में क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो जल्दी
डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे, और न्यूक्लियाई अगर ज़्यादा हैं तो फिर क्रिस्टल का साइज़ जो है वो छोटा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन असल में क्रिस्टल ग्रोथ के अंदर हो क्या रहा है कि जो न्यूक्लियाई है या क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल का साइज़ बढ़ रहा है, और उनकी जो है करेक्टरिस्टिक लेंथ जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, जो उनका यूनिट सेल है और उनकी जो डायमेंशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। साइज़ जो है वो उनका इंक्रीज़ हो रहा है, और उनकी जो बेसिक जो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं होगी, बाकी साइज़ उनका जो है क्रिस्टल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मायर्स को। थ्योरी ऑफ मायर्स जो है वो असल में आपको बताती है कि कब क्रिस्टलाइजेशन होगी, यानी कि सुपर सैचुरेशन जब होगी तो क्रिस्टलाइजेशन होगी, और सुपर सैचुरेशन जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मायर्स ने असल में रिलेशनशिप बताया हमें टेम्परेचर और कंसनट्रेशन का। सॉल्युबिलिटी असल में है ही इन दोनों का एक कोरिलेशन है कि कितनी कंसनट्रेशन डिज़ोल्व हो सकती है, सॉल्युबलाइज हो सकती है सॉल्वेंट के अंदर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। और अगर हम सीड ना करें, अगर हम सोल्यूशन के अंदर सीड ना डालें, तो थ्योरी ऑफ मायर्स हमें ये बताती है कि कितने कंसनट्रेशन का कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसने जो है वो एक्सप्लेन किया कि एक नॉर्मल सॉल्युबिलिटी कर्व होती है, और नॉर्मल सॉल्युबिलिटी कर्व जो है वो आपकी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आती है, जिसको हम सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं, और एक होती है सुपर सॉल्युबिलिटी कर्व जो कि सुपर सैचुरेशन के अंदर आती है। तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है इसके अंदर, ये ग्राफ है हमारे पास, और ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें ये जोन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि रीजन है, लेबाइल रीजन क्या है। ये मायर्स ने हमें एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लिएशन जो है वो असल में स्टार्ट होती है हमारी सेपरेशन के लिए ज़रूरी होती है। नॉर्मल सॉल्युबिलिटी कर्व जो है वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है। जब ये सैचुरेशन हो जाती है तो उसके और सुपर सैचुरेशन के दरमियान एक जोन आता है जिसे हम कहते हैं मेटास्टेबल जोन। मेटास्टेबल जोन के अंदर न्यूक्लिएशन नहीं होती, मेटास्टेबल जोन के अंदर जो है वो न्यूक्लिएशन नहीं हो रही, ठीक है। और इस जोन से जब ऊपर आप जाएंगे, यानी कि सुपर सैचुरेशन जब होगी, तब जो है वो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन होगी, और न्यूक्लिएशन जब होगी तो फिर ग्रोथ भी होगी, और जब ग्रोथ होगी तो उसका मतलब है कि क्रिस्टल्स बन के जो है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो अगर हमारा सोल्यूशन जो है वो ई पॉइंट के ऊपर है, ई पॉइंट जो है वो हमारा सुपर सॉल्युबिलिटी कर्व से ऊपर है, यानी कि जो हमारी सोल्यूशन सुपर सॉल्युबिलिटी कर्व से ऊपर होगा, यानी कि लेबाइल रीजन ये वो रीजन है जिसके अंदर न्यूक्लिएशन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, न्यूक्लिएशन होगी, जिसका मतलब है यानी कि आपका क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल, जो हमारा सोल्यूशन जो है वो फॉर एग्जांपल ई पॉइंट पर है, यहाँ रैपिड होगी हमारी न्यूक्लिएशन होगी। न्यूक्लिएशन होने के बाद जो है वो क्रिस्टल्स बन के अलग हो जाएंगी। जब क्रिस्टल्स बन के अलग हो जाएंगे तो फिर कंसनट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स बन गए तो फिर हो सकता है वो कंसनट्रेशन कम होके जी पॉइंट तक आ जाए, नॉर्मल सॉल्युबिलिटी कर्व तक आ जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे, और उसको फिर हीट करेंगे, और उसको सुपर सॉल्युबिलिटी कर्व तक जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ मेंशन कर रहा है कि द मेटास्टेबल जोन के अंदर जो है नो अप्रिशिएबल स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन, और इसके ऊपर जो सुपर सॉल्युबिलिटी कर्व है वहाँ न्यूक्लिएशन होती है और सेपरेशन होती है। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है जो ई पॉइंट के ऊपर है, वहाँ न्यूक्लिएशन होगी और वो क्रिस्टलाइजेशन होगी, और उसकी कर्व जो है वो ड्रॉप कर जाएगी जी तक, ठीक है। ई से जो है वो कर जाएगी जी तक। लेकिन कई कबार ऐसा होता है कि सोल्यूशन जो है वो एफ पॉइंट पर आ जाता है। एफ पॉइंट जो है वो हमारा है मेटास्टेबल जोन के अंदर, ठीक है। और इस जोन के अंदर जो है वो आपकी कोई सीडिंग, अगर आप सीडिंग नहीं करते मेटास्टेबल जोन के अंदर, अगर आप सीडिंग नहीं करते तो सोल्यूशन जो है वो उसी जगह पड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ होगी आपकी न्यूक्लिएशन होने के बाद जो है वो क्रिस्टल्स बने, जी तक आ गया। लेकिन कई कबार अगर ये एफ तक आ जाए, एफ तक अगर आ गया मेटास्टेबल जोन के अंदर, तो सोल्यूशन जो है वो इसी उसके अंदर रहेगा, इसके अंदर खुद से न्यूक्लिएशन स्टार्ट नहीं होने वाली,
और जब न्यूक्लिएशन स्टार्ट नहीं होगी यानी कि क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है। सो एफ पॉइंट पे ये उसी तरह पड़ा रहेगा अनटिल, हाँ एक बात है कि अगर आप एफ पॉइंट के ऊपर सीड ऐड कर दें, आप क्या करें खुद से बाहर से सीड ऐड कर दें, तो क्या होगा कि आपकी न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाएगी और जो कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप हो जाएगी जी तक, ठीक है। अगर आप बाहर से सीड ऐड नहीं करते और इसको यहीं छोड़ देते हैं तो फिर ये यहाँ कंसंट्रेशन जो है इसकी रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ माइस हमें असल में ये बताता है कि सुपर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, सुपर सेचुरेशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन जो है वो अगर हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं सुपर सॉल्युबिलिटी कर्व तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो खुद बहुत जो है वो न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली आगे हम परफॉर्म भी करेंगे कि ऐसा होता नहीं, हम खुद से सीडिंग करते हैं या खुद से प्रोसेस आप परफॉर्म करते हैं। हम ये 4 स्टेप्स कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो, ठीक है। आप एक तो बात है कि खुद बहुत हो सकती है, आपने कोई सीड ऐड नहीं किया और न्यूक्लिएशन खुद ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। ऐसे होता बहुत कम है लेकिन इस रीजन में हो सकता है, लेबाइल रीजन के अंदर, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि आप सीडिंग बाहर से खुद से छोटे क्रिस्टल्स ऐड कर दें। तीसरा है कि आपने खुद से तो ऐड नहीं किए लेकिन पहले क्रिस्टलाइजेशन की थी आपने, उसके यानी कि पिछले बैच के कुछ क्रिस्टल्स रह गए, गलती से रह गए या बाय चांस रह गए, तो हो सकता है उसके ऊपर क्रिस्टल्स बन जाएं, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का करते हैं। या फिर ये कि आपने क्रिस्टल्स लास्ट टाइम के कोई क्रिस्टल्स थे उनको आपने ब्रेक किया, उनका साइज़ रिड्यूस किया, या उनके लास्ट टाइम के क्रिस्टल्स के कुछ छोटे टुकड़े रह गए, वो सीड का काम कर जाएंगे और फिर जो है वो आपकी क्रिस्टल न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज़, हम इसके अंदर स्टीयरिंग भी करते हैं। हम कई बार इस तरह करते हैं कि वो अगर ग्लास अगर बीकर है हमारा या चाइना डिश है तो उसकी वॉल को ना हम स्क्रैच करते हैं। तो स्क्रैच करने से क्या होता है कि हो सकता है ग्लास के छोटे पार्टिकल्स या चाइना डिश के छोटे से पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाएं और उसके इर्द गिर्द जो है वो भी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं साइज़ ऑफ द क्रिस्टल्स को मैनेज करना, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने कंसंट्रेशन जो ऐड इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके बाद आपने सीडिंग कितनी की है। अगर सीडिंग कम है, न्यूक्लियाई कम है, तो क्रिस्टल के साइज़ जो है वो बड़े बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल करना, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि नैनोमीटर स्केल पर होता है। तो हम करते क्या है, हम फिर कूलिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है वो कूलिंग है कि कूलिंग आपकी साइज़ ऑफ द क्रिस्टल्स को जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि लार्ज क्रिस्टल्स बनाना है आपने, तो आप एक तो बात ये कि आप स्लो कूलिंग करें। स्लो कूलिंग करने का भी सेचुरेशन जब आपकी टोटल हो जाए, सुपर सेचुरेशन हो जाए, तब आपने स्लो कूलिंग करनी है। जब स्लो कूलिंग करेंगे तो उसके नतीजे में भी यही होगा कि आपके ढेर सारे न्यूक्लियाई नहीं बनेंगे और कम न्यूक्लियाई बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्ट आपके जो क्रिस्टल साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो एक तो बात ये कि अगर आप लार्ज साइज़ के बनाना चाहते हैं तो स्लो कूलिंग करें। अगर आप स्मॉल क्रिस्टल्स बनाना चाहते हैं तो आपको रैपिड जो है वो कूलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर रैपिड कूलिंग करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, तो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियाई के ऊपर जल्दी जल्दी डिपॉजिट होंगे। और न्यूक्लियाई तो हम वैसे कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एट द नैनोमीटर स्केल कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। तो क्या होगा कि डिपोजिशन जो है ज़्यादा स्टार्ट जल्दी हो जाएगी और फिर क्रिस्टल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स आप बनाना चाहते हैं तो रैपिड कूलिंग भी करें और साथ साथ स्टीयरिंग भी कर दें, ठीक है। और स्टीयरिंग कर दें बिल्कुल जब बॉइलिंग हो रही हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सो आप जो है तब रैपिड कूलिंग करें और फ़ौरन साथ साथ स्टीयरिंग भी करते रहें। सो इससे क्या होगा कि वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स जो है वो बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो हमारा नुकसान है। नुकसान ये है कि स्मॉल क्रिस्टल्स के दरमियान इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो स्मॉल क्रिस्टल जो हैं वो आपस में ज़्यादा बाइंड करते हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंड करते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ के साथ वो अगर बाइंड कर जाएं तो फिर वो उनको सेपरेट करना मुश्किल है, उनको वॉश करना मुश्किल है। क्योंकि जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उनको अलहदा करते हैं, उनको वॉश करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़ अगर कुछ हैं तो उनको रिमूव कर सकें। तो स्मॉल क्रिस्टल्स के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स फॉर एग्जांपल आपका एक्वस कोई सोल्यूशन है एट अराउंड 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस जो है इसके ऊपर आप ये कर सकते हैं। हॉट सोल्यूशन को कूल करें स्लोली विदाउट मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। आपने वार्म रूम के अंदर उसको कूल करना है और ज़्यादा छेड़ना नहीं है इसको, ठीक है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता अगर आप कूल करना शुरू करेंगे तो आपके मीडियम साइज़ के क्रिस्टल जो है वो अचीव हो सकते हैं। वेरी लार्ज क्रिस्टल्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर ढेर सारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन उसको आप रख दें और उसको अलहदा। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो इवेपोरेट होगा और स्पॉन्टेनियसली आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है इवेपोरेट होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल सॉल्ट माइंस में आप देखते हैं समंदर के किनारे आप बड़े बड़े क्रिस्टल्स देखते हैं तो असल में वहाँ यही कंडीशंस पूरी हो रही हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है और स्पॉन्टेनियसली जो है वो खुद ही इवेपोरेट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम और काफ़ी एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के अंदर जो है ये लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं। और लार्ज क्रिस्टल्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो अगेन उसके लिए अंदर हमें सीडिंग करनी पड़ेगी और जो कि सीड्स यानी कि क्रिस्टल्स ऐड करने पड़ेंगे खुद से और ये न्यूक्लियस का काम करेंगे और उसके जो है वो ग्रोथ होगी। फाइनल जो चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली है वो कॉन्सेप्ट है मदर लिकर। अब मदर लिकर जो है ये वो लिक्विड होता है जिसके अंदर से क्रिस्टल्स आपने सेपरेट कर दिए हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, बनाने के बाद उसको कूल किया, उसके अंदर सीडिंग की या स्पॉन्टेनियस सीडिंग जो मर्ज़ी हो सकता है प्रोसेस। तो यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए और क्रिस्टल्स आपने सेपरेट कर दिए। अब जब क्रिस्टल सेपरेट कर दिया तो उसके अंदर अभी भी सॉल्यूट मौजूद है और वो हो सकता है सॉल्यूट जो है वो आ गया हो मेटास्टेबल रीजन के अंदर हो सकता है वो जो सॉल्यूशन है वो आपकी स्टेबल रीजन के अंदर हो, ठीक है। सो हो सकता है आपने जब उसको कूल डाउन करें तो वो आइदर लेबाइल रीजन से जो है वो मेटास्टेबल जोन के अंदर चला जाए या फिर हो सकता है वो अनसैचुरेटेड जोन के अंदर चला जाए। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर भी अगर आप चीज़ नोट करेंगे कंसनट्रेशन तो कोई ना कोई मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एफ भी मौजूद है कोई सर्टेन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट तो उसके अंदर अभी भी मौजूद है। पॉइंट जी के ऊपर भी कंसनट्रेशन जो है वो आपकी सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। अब आप क्या कर सकते हैं इस सोल्यूशन को दोबारा से हीट कर सकते हैं, दोबारा से कंसनट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फेंकेंगे नहीं, इसको आप मज़ीद कंसनट्रेट करेंगे, इसके अंदर दोबारा से क्रिस्टल्स डालेंगे, दोबारा से सोल्यूट डालेंगे, उसको हीट करके दोबारा से इसी को यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल्स बनाने के लिए। लेकिन एक मसला है इसका ये कि अगर आप बार बार मदर लिक्विड को यूज़ करते रहें जो पहली बार क्रिस्टल्स बनेंगे वो ज़्यादा प्योर होंगे और जैसे जैसे आप मदर लिक्विड को बार बार 2 3 4 साइकिल्स के ऊपर बनाना शुरू कर दें तो उनकी प्योरिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी, ठीक है। सो जब लेस प्योर क्रिस्टल्स बनेंगे तो लेस प्योर क्रिस्टल्स का एक नुकसान ये है कि इनको यूज़ करने से पहले आपको दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ेगी। यानी उन जो आपके क्रिस्टल्स बने थे उनको दोबारा से सोल्यूशन में सॉल्युबलाइज किया जाए और उनको हीट किया जाए और फिर क्रिस्टल्स जो है वो सेपरेट किए जाएँ। तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो मदर लिक्विड इट इज़ दैट लिक्विड which is obtained after the removal of the crystals from the supersaturated solution. It can either be in the metastable zone or it can be in the unstable और unsaturated zone, ठीक है। सो ये हमने चीज़ इसके अंदर डिस्कस की है कि लेबाइल रीजन के अंदर जो है वो न्यूक्लिएशन होती है और ग्रोथ होती है। मेटास्टेबल रीजन के अंदर खुद से न्यूक्लिएशन नहीं होती। अगर आप खुद से सीड डाल दें तो सीड के ऊपर जो है वो ग्रोथ हो सकती है और इस सोल्युबिलिटी कर्व के नीचे वाला जो रीजन है इसके अंदर तो जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, वो अलहदा नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर डिसोल्यूशन हो रही है तो सेपरेशन नहीं हो रही। सेपरेशन जो है वो तभी होगी जब आपका सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा होगा या सोल्यूट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा या सॉल्वेंट जो है वो कम क्वांटिटी में होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं, कंसंट्रेशन बहुत ऊपर ले जाएं तो इस जगह इस पोर्शन पे जो है वो एमॉर्फस प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। एमॉर्फस प्रेसिपिटेट्स वो होते हैं जैसा मैंने पिछले लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था, प्रेसिपिटेट्स वो होते हैं और अमॉर्फस प्रेसिपिटेट्स वो होते हैं जिनका डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता और क्रिस्टलाइजेशन में डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर होता है। सो मेटास्टेबल रीजन क्रिस्टलाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर हमने एक मेटास्टेबल रीजन के बारे में डिस्कस किया
कि इस रीजन के अंदर जो है वो न्यूक्लिएशन स्टार्ट नहीं होती, सुपर सैचुरेशन कम होती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसके अंदर सिर्फ ग्रोथ हो सकती है और वो तब हो सकती है जब आप इसके अंदर सीड्स खुद से ऐड करते हैं। फिर हमने लेबाइल रीजन के बारे में बताया, हमने कहा कि सुपर सैचुरेशन जब हो जाती है, अचीव हो जाती है, तो उस रीजन को हम लेबाइल रीजन कहते हैं ग्राफ के अंदर, और इस पॉइंट पे खुद से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है, और जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो सुपर सैचुरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इफ़ सुपर सैचुरेशन बिकम्स टू हाई द न्यूक्लिएशन रेट विल बी टू ग्रेट एंड द अमॉर्फस प्रेसिपिटेट विल रिजल्ट। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और सल्यूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो रैपिड डिपोजिशन होगी और वो प्रॉपर शेप जो है वो उसकी नहीं आ पाएगी, इसे हम कहेंगे अमॉर्फस प्रेसिपिटेशन हो रही है। सो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स, यानी कि प्रैक्टिकली हम देखेंगे मेथड्स जो है वो कौन कौन से हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए। वंस अगेन हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि काइंडली क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।